हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने दो टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया था, ABC एंड VED। अभी हम पढ़ रहे हैं टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। नाउ द थर्ड टेक्निक इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज। इन्हें हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक नई कंसेप्ट नहीं है, आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर इसका क्या रोल है? जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो हमें बताती है स्पीड ऑफ स्टॉक के बारे में। मींस जो स्टॉक हमारे पास है उसकी स्पीड कितनी है। स्पीड से मतलब उसका रोटेशन कैसा है, वो कितनी जल्दी सेल हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई स्टॉक है वो बहुत जल्दी जल्दी सेल होता है, कोई स्टॉक ऐसा है जो धीरे धीरे सेल होता है, या कोई स्टॉक ऐसा है जो सेल होता ही नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने जितना भी मटेरियल हमारे पास है उसकी स्पीड टेस्ट करनी है। और वो स्पीड कैसे टेस्ट होगी? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के थ्रू। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं हम? रॉ मटेरियल कंज्यूम अपॉन में एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम हम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमें पता चल जाता है कि कितना मटेरियल जो है वो कंज्यूम किया गया है। और एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शुड बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर डिफरेंट यूनिट्स। जितनी भी यूनिट्स हमारे पास हैं हमने हर किसी का अलग से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, ताकि हमें पता चले कि जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है उसकी स्पीड कितनी है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के बाद जब हमने सारे यूनिट्स की रेशियो निकाल लिया, उसके बाद हमने उन यूनिट्स को कैटेगराइज कर दिया 4 कैटेगरीज में, F, N, S और D। अब F स्टैंड्स फॉर फास्ट मूविंग गुड्स। फास्ट मूविंग गुड्स कौन से हैं? जो बहुत जल्दी सेल हो जाते हैं। तो ऐसा ये जो गुड्स होते हैं इनका एक तो हाई कंजप्शन रेट होता है, मतलब इनका कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये जल्दी जल्दी मूव करते हैं, इसी वजह से ही जल्दी सेल हो जाते हैं। तो और इस तरह के जो गुड्स होते हैं उन पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल किस लिए? क्योंकि यही तो वो गुड्स हैं जो सबसे जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं। तो इन पर हमने बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि इनकी शॉर्टेज तो नहीं है, तो इन पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है। और इस तरह के जो गुड्स होते हैं उनको हमने टाइम से पहले ही परचेज कर लेना है, क्योंकि इनकी जो कंजप्शन रेट है वो काफ़ी हाई है। सेकंड है नॉर्मल मूविंग गुड्स। ये जो गुड्स होते हैं ये फास्ट मूविंग गुड्स के कंपैरेटिवली कम मूविंग होते हैं, ये नॉर्मल मूविंग होते हैं। इनको जो रेशियो आएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वो नॉर्मल आएगा, और इन पर जो कंट्रोल है वो भी नॉर्मल ही रखा जाएगा। और इनके जो परचेज़ है वो हम फ्यूचर डिमांड के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर हमें लगता है फ्यूचर में डिमांड इनकी बढ़ने वाली है तो हम इनकी परचेज़ उस हिसाब से करते हैं। लगता है डिमांड कम होने वाली तो उसके अकॉर्डिंग ही परचेज़ करते हैं। थर्ड इज S स्टैंड्स फॉर स्लो मूविंग गुड्स। स्लो मूविंग गुड्स वो होते हैं जिनकी कंजप्शन रेट बहुत कम होती है, जिनकी मूवमेंट बहुत कम होती है, जी ये कहें कि जिनकी स्पीड कम होती है। तो अब हमारे पास कोई इस तरीके का यूनिट है या कोई मटेरियल है जो बहुत स्लोली मूव कर रहा है, जो धीरे धीरे जो है सेल हो रहा है, तो हम ऐसे जो इस तरह के जो यूनिट्स हैं उनको हमने कम खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर वो धीरे धीरे सेल होंगे तो उनमें जो पैसा है एक्सेस बेवजह ब्लॉक रहेगा। तो ये स्टॉक होता है जो ये जो गुड्स होते हैं इनकी कंजप्शन रेट बहुत कम होती है, ये शुड नॉट स्टोर इन एक्सेस। इस तरह के गुड्स को हमने एक्सेस में स्टोर नहीं करना है, क्योंकि ये स्लो मूव होते हैं और इनकी परचेज भी हमने कम करनी है। D स्टैंड्स फॉर डेड स्टॉक। ये वो स्टॉक है जो काफ़ी टाइम से मूव ही नहीं हुआ, जो मूव होता ही नहीं है, जिसमें पैसा हमारा ब्लॉक हो चुका है। तो इसमें इस तरह के आइटम आते हैं, इंक्लूड्स ऑब्सोलीट यूनिट्स, जो बिल्कुल आउटडेटेड हो चुकी हैं, जिनका फैशन आउट हो चुका है, जो आजकल चलन में नहीं है। मस्ट बी एबॉलिश्ड। इस तरह की जो स्टॉक है उनको ख़त्म कर देना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए कम्प्लीटली।
तो ये हमने पढ़ा था आपका थर्ड टेक्निक, इन्वेंट्री थर्ड टेक्निक जो मैंने बताई आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसमें हम क्या करते हैं, स्टॉक की स्पीड निकालते हैं और वो निकालने का फॉर्मूला ये मेंशन है यहाँ पर। और स्पीड निकालने के बाद मान लीजिए हमारे पास 4 मटेरियल हैं ABCD, उन सब का हमने जो है रेशो निकाल लिया। रेशो निकालने के बाद हमने उनको कैटेगराइज कर दिया 4 कैटेगरी में, FNSD फास्ट मूविंग जो जल्दी मूव करती हैं, जिनकी आंसर जिनका जो टर्नओवर रेशो हाई आएगी वो फास्ट मूविंग है, जिनकी टर्नओवर रेशो कम आएगी नॉर्मल आएगी वो नॉर्मल मूविंग है, जिनकी कम आएगी वो स्लो मूविंग है, और जिनकी आएगी ही नहीं डेड स्टॉक। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब इससे तो हमारे फर्म को जो है नुकसान हो जाएगा अगर हमारे पास डेड स्टॉक है या हमारे पास लो मूविंग स्टॉक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के लॉस से फर्म को बचाने के लिए, रेमेडीज़ टू प्रिवेंट लॉस टू फर्म्स ड्यू टू लो कंजप्शन, कि जिन गुड्स का कंजप्शन लो है, जिनकी सेल कम है, जिनकी मूवमेंट कम है, जिनकी स्पीड कम है, उनसे होने वाले लॉस से फर्म को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पीरियोडिक टर्नओवर रेशो, मतलब कि हम जो है टाइम टू टाइम जो है इनका जो है टर्नओवर रेशो निकालते रहें ताकि हमें पता चलता रहे। टाइम टू टाइम हम अगर इनका रिव्यू करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ताकि हम आगे से इनकी जो परचेज़ ना करें, इनकी वजह से लॉस जो हो सकता है फर्म को उसको मिनिमाइज़ कर सकें। सूटेबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे हमें मटेरियल्स के बारे में पता चलता रहे, किस तरह का मटेरियल है, क्या उसकी मूवमेंट है। क्विक सेल ऑफ ऑब्सोलीट यूनिट्स, और जो यूनिट्स जिस तरह का मटेरियल हमारे पास आउटडेटेड हो चुका है हमें उसे जल्दी से जल्दी जो है वो सेल कर देना चाहिए। ठीक है, तो जो मटेरियल टर्नओवर रेशो है वो हमें ये बताती हैं कि हमें किस टाइप का मटेरियल किस क्वांटिटी में परचेज करना चाहिए। जब हमने कैटेगराइज कर लिया तो हमें पता है जो फास्ट मूविंग स्टॉक है वो जल्दी सेल हो जाता है तो उसे हम ज़्यादा खरीदेंगे, और जो जो स्लो मूविंग है या फिर जो डेड स्टॉक है उसको हम नहीं करेंगे। तो मटेरियल टर्नओवर रेशो के थ्रू हम इन सब चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो ये हमारी थर्ड टेक्निक थी। फोर्थ टेक्निक हमारी है इन्वेंट्री सिस्टम। इन्वेंट्री सिस्टम, पहली बात तो ये कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा सा। स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं इसके अंदर हम। तो स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होती है? स्टॉक वेरिफिकेशन होती है कि जो हमारे पास फिज़िकल स्टॉक है, मतलब जो स्टॉक हमारे पास फिज़िकल फॉर्म में है उसका जो बैलेंस है उसको हम बिन कार्ड के बैलेंस से मैच करते हैं। अब बिन कार्ड क्या है? बिन कार्ड क्या है कि जैसे हमने मटेरियल परचेज़ किया, मटेरियल परचेज़ करने के बाद उसको हम स्टोर में रखेंगे। अब हमने अगर एक बार में 3 तरीके का मटेरियल परचेज़ किया है तो क्योंकि वो तीनों तरह के मटेरियल अलग अलग हैं तो उनको हम अलग अलग डब्बों में ही रखेंगे या अलग अलग रैक में ही रखेंगे। ऐसा होता है नहीं तीनों को मिक्स कर देंगे। तो हमने मटेरियल परचेज़ किया और उसको हमने स्टोर में रखा है तो हम हर तरह के मटेरियल के लिए अलग अलग ही अलमीरा या रैक या डब्बे यूज़ करेंगे। तो उन अलमीराज को, रैक को या डब्बों को बोलते हैं बिन कार्ड। ठीक है, अब बिन कार्ड क्या होता है? मान लीजिए हमने जो मटेरियल ख़रीदा है उसको हमने तीन तरह का मटेरियल ख़रीदा है और उसको हमने 3 बिन्स के अंदर रख दिया है। सॉरी, बिन बोलते हैं उसको, बिन कार्ड नहीं बिन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने उसको 3 बिन्स के अंदर हमने उसको रख दिया। अब हमने क्या किया, उन तीनों बिन्स के ऊपर एक कार्ड लगा दिया। उस कार्ड के अंदर लिखा होगा कि इस बिन के अंदर ये वाला मटेरियल है और इतना क्वांटिटी में है। तो बिन कार्ड क्या शो कर रहा है? बिन कार्ड क्या है? बिन कार्ड वो कार्ड है जो बिन के ऊपर लगाया गया। और बिन क्या है? बिन आपके अलमीरा हो सकती है, रैक हो सकता है, डब्बा हो सकता है। तो वो बिन के ऊपर एक कार्ड लगाया हमने जो बताता है कि इस बिन के अंदर इतना क्वांटिटी का मटेरियल है। अब मान लीजिए जो बिन है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 100 किलो मटेरियल है। ठीक है, उसमें से अगर हमने कुछ मटेरियल यूज़ कर लिया तो हम उसमें से लेस कर देंगे। अगर हमने 100 किलो में से 10 किलो निकाल लिया तो हम ऊपर उस कार्ड में से लेस कर देंगे कि 100 माइनस 10 kgs, अब जो बैलेंस है वो है 90 kgs। तो अगर आया है एक्स्ट्रा ख़रीदा है तो उसमें ऐड कर देंगे। तो जो बिन कार्ड है वो बैलेंस शो करता रहेगा कि अब कितना है। तो अब मान लीजिए हमने वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन करना है तो बिन कार्ड जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है इसके अंदर 80 kgs जो है वो बैलेंस होना चाहिए। लेकिन जब हमने बिन को खोला और चेक करके देखा तो उसके अंदर तो 80 नहीं था, या तो 80 से ज़्यादा हो सकता है या 80 से कम हो सकता है। तो जो बिन कार्ड जो बैलेंस बता रहा है उसको हमने मैच किया है किससे? फिज़िकल स्टॉक से, वास्तव में जितना स्टॉक है
और जो बिन कार्ड बता रहा है बैलेंस, उनको आपस में मैच करना, उसे बताते हैं हम स्टॉक वेरिफिकेशन, उसे बोलते हैं हम स्टॉक वेरिफिकेशन। अब मान लो बिन कार्ड तो बोल रहा है कि 80 किलो है इसके अंदर, लेकिन जब हमने बिन को खोल के देखा तो उसके अंदर 70 kg था, इसके मतलब 10 kg का डिफरेंस आ गया। अब वो 10 kg कहाँ गया? हो सकता है वो चोरी हो गया हो, या हो सकता है कि हमसे जो है गलती हो गई हो रिकॉर्ड करने में, तो वो वही चीज़ देखनी है, उसे बोलते हैं हम स्टॉक वेरिफिकेशन। तो इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं? स्टॉक वेरिफिकेशन। तो दो तरह का होता है हमारा ये इन्वेंट्री सिस्टम, एक होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं हम, क्योंकि इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक पर ही आता है सिर्फ। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या है कि इसमें जो स्टॉक वेरिफिकेशन है वो एक फ़िक्स टाइम पीरियड के बाद किया जाता है, जैसे 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद। तो इसमें एक टाइम फिक्स होता है, उस टाइम से पहले हम स्टॉक का वेरिफिकेशन, स्टॉक की चेकिंग नहीं करते, एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है, उसके बाद ही हम स्टॉक का वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमने स्टॉक वेरिफिकेशन किया है तो ये हमें बता तो देगा कि भाई स्टॉक कम है, बट ये नहीं बताएगा हमें कि कम कैसे है। मान लीजिए अब इसमें मैंने बताया आपको पीरियोडिक होगा, इसमें अगर 3 महीने के बाद आप चेकिंग कर रहे हो तो 3 महीने से पहले अगर स्टॉक में कोई फ्रॉड हो गया या चोरी हो गया तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कि डिक्रीज इन स्टॉक है, फ्रॉड है या क्या हुआ है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ये उसी टाइम पर ही देगा जब टाइम आपने इसकी स्टॉक वेरिफिकेशन करना है। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लो मटेरियल कम है तो उसको हम ये मान लेंगे कि मटेरियल कंज्यूम हो गया। उसके बाद इसमें है कि अगर मटेरियल का कोई भी डैमेज हुआ है, जैसे टूट फूट गया उठाने में, रखने में, या कोई भी लॉस हो गया, तो उसके लिए अलग से हम अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करते पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हमने एक टाइम फिक्स कर लिया कि हम 6 महीने बाद करेंगे या हम जो है 8 महीने बाद या जो भी है, तो हम एक बार में ही एक साथ ही उस पूरे स्टॉक को कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हम लगातार वेरिफिकेशन नहीं करते, हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही करते हैं। तो ये है हमारा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। इसी वजह से ये ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इसके ऑल्टरनेटिव जो आपका है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, इसके अपोजिट जो है ये इससे बेटर है। किस वजह से? देखो, फर्स्ट है एक तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि हमने 6 महीने के बाद करना है या 3 महीने के बाद करना है। इसने हमने कॉन्टिन्यूस चेकिंग करनी है, इसमें हैंड टू हैंड चेकिंग हो जाएगी, कॉन्टिन्यूस चलता ही रहेगा स्टॉक वेरिफिकेशन। तो इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन सिस्टम है। फिर नेक्स्ट है, इसमें सेपरेट अकाउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है स्टॉक की, क्योंकि ये जो है ये इसमें जो सिस्टम है वो चलता रहता है। हम जैसे ही हमने कुछ किया है, मटेरियल आया है या गया है, तो हम उसको हैंड टू हैंड जो है वेरिफिकेशन कर लेते हैं। इसमें बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर यूज़ किए जाते हैं। देखो, बिन कार्ड के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, बिन कार्ड क्या होता है। अब स्टोर लेजर क्या होता है, ये देखो, बिन कार्ड और स्टोर लेजर ये दो ही ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम अकाउंटिंग करते हैं मटेरियल की, कि हमने जो है मटेरियल लिया है उसका जो रिकॉर्ड होता है वो दो जगह ही होता है, तो बिन कार्ड में और एक स्टोर लेजर में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बिन कार्ड को कौन बना रहा है, कौन देख रेख कर रहा है इसकी? स्टोर कीपर, जो जिस स्टोर के अंदर बिन्स रखे हैं उन बिन के ऊपर जो कार्ड है बिन कार्ड, उसको कौन मेंटेन कर रहा है? उस स्टोर का कीपर, स्टोर कीपर। ठीक है, तो बिन कार्ड को कौन स्टोर करता है, होल्ड इसको स्टोर कीपर। लेकिन जो स्टोर लेजर है उसको कौन मेंटेन करता है? उसको मेंटेन करता है कॉस्ट अकाउंटेंट। जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो स्टोर लेजर को मेंटेन करता है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो इसमें ये है, और जो ये डिफरेंस है इनका, ये एग्जाम में आ जाता है। दूसरी चीज़, जो बिन कार्ड है उसमें हमने सिर्फ क्वांटिटी लिखी है मटेरियल की, कि बिन के अंदर 100 kg या जितना भी है उतना kg मटेरियल है, हमने अमाउंट नहीं लिखा, सिर्फ क्वांटिटी लिखी है। लेकिन जो स्टोर लेजर है उसके अंदर अमाउंट तो क्वांटिटी तो आती ही आती है कि 50 किलो मटेरियल है, लेकिन वो कितने का है उसका अमाउंट भी आएगा। ये दो मेन डिफरेंस है हमारे बिन कार्ड में और स्टोर लेजर में। बिन कार्ड इज केप्ट बाय स्टोर कीपर, स्टोर लेजर इज केप्ट बाय कॉस्ट अकाउंटेंट। बिन कार्ड शोज ओनली क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल, स्टोर लेजर शोज क्वांटिटी एज वेल एज अमाउंट ऑफ मटेरियल। तो हम पढ़ रहे थे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा है, जैसे मैंने बताया, कॉन्टिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन। और स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होती है मैं आपको बता चुकी हूँ।
तो कई बार क्या होता है कि देखो मान लो जो बिन कार्ड है, बिन कार्ड बता रहा है कि भाई हमारे पास जो मटेरियल है वो 50 kgs है, लेकिन जो स्टोर लेजर है वो बता रहा है 60 kgs है। अब तो डिफरेंस आ गया, किसमें? बिन कार्ड कुछ और कह रहा है, स्टोर लेजर कुछ और कह रहा है, अब दोनों में डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस आया तो डिफरेंस के रीज़न क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, रॉन्ग पोस्टिंग, या तो हमने पोस्टिंग गलत कर दिया है, या तो पोस्टिंग बिन कार्ड में गलत हुई है, या पोस्टिंग स्टोर लेजर में गलत हुई है, या है नॉन पोस्टिंग कि हमने कहीं पोस्टिंग ही नहीं की। हो सकता है हमने बिन कार्ड में पोस्टिंग करना भूल गए हो, या हो सकता है स्टोर लेजर में पोस्टिंग करना भूल गए हो, ठीक है, या फ्रॉड हो, या मटेरियल का लॉस हो सकता है। तो जैसे कि भाई बिन कार्ड में जो मटेरियल था हो सकता है उसका जो है चोरी हो गई हो, या हो सकता है कि भाई इसमें जो है कुछ और प्रॉब्लम आ गई हो, तो इस वजह से भी दोनों में डिफरेंस हो सकता है। तो जो हमारा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, अगर वो सक्सेसफुली हमने इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के लिए चाहिए। वो क्या रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट है हमारी बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर, जो मैंने आपको बताया कि बिन कार्ड भी होना चाहिए और स्टोर लेजर भी होना चाहिए। बिन कार्ड क्या है? जिसमें ओनली क्वांटिटी इज़ रिकॉर्डेड, सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड की जाती है। स्टोर लेजर में क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों ही रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट इज़ कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग, और जो स्टॉक की जो चेकिंग है वो भी हमारी कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूस चेकिंग है तो ही ये वाली जो हमारी सिस्टम है ये जो है सक्सेसफुल होगा। अगर कॉन्टिन्यूस चेकिंग है तो, कॉन्टिन्यूस चेकिंग नहीं है तो इसका मतलब ही नहीं बनता। तो अब इसके थोड़ा एडवांटेज पढ़ लेते हैं हम। आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर एक पूरा क्वेश्चन आ जाता है इन्वेंटरी सिस्टम के ऊपर। दोनों का कंपैरिजन भी पूछ लेते हैं कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम और पीरियडिक इन्वेंटरी सिस्टम में बेटर कौन सा है। तो नो डाउट परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इज़ बेटर देन पीरियडिक इन्वेंटरी सिस्टम। तो इसके हम कुछ एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। क्या है इसके? एक तो टाइमली प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। जैसे पीरियडिक में पढ़ा था हमने, हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही चेकिंग करेंगे तभी अकाउंट्स बनाएंगे, तो अकाउंट्स एकदम से हैवी हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि हम कंटिन्यूस चेकिंग करते रहते हैं, कंटिन्यूस अकाउंट बनते रहते हैं, तो जो अकाउंट्स का प्रिपरेशन है वो टाइमली हो जाता है। फिर है इसमें चांसेस के या फ्रॉड के मिस्टेक बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई चोरी भी होती है या कोई फ्रॉड भी करता है तो पीरियडिक में तो चांस है कि 6 महीने बाद ही चेकिंग होगी, 6 महीने में तो फ्रॉड चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि हाथ के हाथ चेकिंग होगी, कंटिन्यूस चेकिंग होगी, तो इसलिए इसमें फ्रॉड के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। उसके बाद है इसमें, इसके अलावा जो मेन चीज़ इसमें ये है कि ये मटेरियल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है आपको। और क्योंकि हम रेगुलर चेकिंग करते हैं तो हमें पता चलता रहता है कि कौन सा स्टॉक आउटडेटेड है। अगर आउटडेटेड के बारे में पता चल गया हमें, अब पीरियडिक में तो क्या है कि हम 6 महीने बाद चेकिंग कर रहे हैं, 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद ही हमें पता लग पाएगा कि कौन सा स्टॉक आउटडेटेड है। लेकिन इसमें हम कंटिन्यूस चेकिंग करते हैं तो हमें पता चलता रहता है कि कौन सा स्टॉक आउटडेटेड है, तो हम उसको क्विकली जो है वो सेल कर सकते हैं। तो ये हमारी 4th टेक्निक थी। उसके बाद जो हमारी 5th टेक्निक है वो है JIT। तो ये खुद में ही इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको पहले ही बताया था इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन बनते हैं मेन। फर्स्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, उसकी टेक्निक्स, एक क्वेश्चन ये। दूसरा, इन्वेंट्री सिस्टम के ऊपर। और थर्ड क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है JIT के ऊपर कि JIT क्या है। तो इस JIT जो टेक्निक है, ठीक है, मैं इसके बारे में बता देती हूँ आपको। JIT जो टेक्निक है इसका नाम है जस्ट इन टाइम। जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, जस्ट इन टाइम। इसका मतलब ये है कि जो ये अप्रोच है, पहले मैं बता दूँ आपको कि ये इन्वेंट्री कंट्रोल की लेटेस्ट टेक्निक है। सेकेंड, फर्स्टली ये जो है जापानीज़ कंपनी थी टोयोटा, उसमें यूज़ की गई, और ये रिलेट करती है प्रोडक्शन प्रोसेस से। और इस टेक्निक का मेन एम क्या है? मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। की जो प्रोडक्शन हम करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो भी वेस्टेज होती है उसको मिनिमाइज़ करना, उसको कम से कम करना। तो जो JIT सिस्टम है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि क्या होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो JIT सिस्टम के अंदर हम जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि जैसे ही हमको मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है हम उसे इमीडिएटली अवेलेबल करा देते हैं। यानी कि इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने मटेरियल को पहले से ही परचेज़ करके नहीं रखना है। इसमें जब हमें मटेरियल की नीड होगी तभी हमने मटेरियल परचेज़ करना है। इसी वजह से इसका नाम है जस्ट इन टाइम। जब आपको
रिक्वायरमेंट हो तभी अपने करना है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि मेटेरियल हमारे पास स्टॉक में नहीं रहेगा। उसके लिए हमें फिर अगर स्टॉक में रखना होता तो हमारा उसमें कैपिटल लगती, उस पर हमारा इंटरेस्ट जाता, हो सकता है वो मेटेरियल चोरी हो जाता, हो सकता है उसमें कुछ और हो जाता, कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो वो आउटडेटेड हो जाता। इन सारी प्रॉब्लम से आप बच जाओगे अगर आप JIT यूज़ करोगे तो, क्योंकि इसमें हम मटेरियल की जब रिक्वायरमेंट होती है हम उसको सिर्फ तभी मंगाते हैं। मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर फुल डे इज़ मेड अवेलेबल बाय द सप्लायर इन द मॉर्निंग। अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आप अर्ली मॉर्निंग ही मटेरियल जो है वो ऑर्डर करोगे, सप्लायर से मंगाओगे और शाम तक फाइनल प्रोडक्ट करके आप कस्टमर को प्रोवाइड करा दोगे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो एफर्ट्स होता है वो क्या होता है, हमारा एफर्ट्स होता है इन्वेंट्री लेवल को 0 तक करना। मतलब इन्वेंट्री हमारे पास 0 लेवल का हो, बस जितना चाहिए तभी मंगाना है हमने, एक्स्ट्रा नहीं स्टोर करना है हमने, क्योंकि उससे हमारी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसको हम जिप्स भी कहते हैं, ज़ीरो इन्वेंट्री प्रोडक्शन सिस्टम। तो JIT जो है हम वहाँ पर ही हमें यूज़ करनी चाहिए जहाँ पर सप्लाई, जिस मटेरियल की सप्लाई फुल ईयर होती है। अगर कोई मटेरियल ऐसा है जो फुल ईयर हमको अवेलेबल नहीं होता, जो हमें सिर्फ कुछ टाइम ही मिलता है, तो वहाँ पर ये यूज़ नहीं होगी। जैसे सीजनल नेचर के कुछ मटेरियल होता है, जैसे शुगर केन फॉर शुगर मिल्स के लिए हमें शुगर केन चाहिए और शुगर केन जो होता है वो पूरे साल नहीं होता, तो उस केस में हमें उसको स्टोर करना पड़ता है, तो वहाँ पर JIT यूज़ नहीं होगी। JIT सिर्फ वहीं यूज़ होगी जहाँ पर जो मटेरियल है वो हमें पूरे साल जो है वो मिल सकता है। JIT सिस्टम के फीचर्स देख लेते हैं। ये जो है कैरिंग कॉस्ट को कम करने पर जो है फोकस करता है। अब कैरिंग कॉस्ट क्या है, जैसे मैंने बताया, अगर मान लो हमने मटेरियल परचेज़ करने के बाद हमने उसे स्टोर भी तो करना है। उसके लिए मान लीजिए हमने गोडाउन रेंट पे लिया है, उसका रेंट देंगे, फिर उसकी देख रेख के लिए हम एक गार्ड लगाएंगे, उसको भी देंगे हम सैलरी। उसके बाद हमने वहाँ पे लाइटिंग यूज़ करेंगे, लाइटिंग का खर्चा भी है, फिर वहाँ पे उसका इंश्योरेंस भी कराएंगे। ठीक है, तो ये जितना भी खर्चा उसको स्टोर करने से, अगर हम उसको स्टोर ही नहीं करते तो ना हमें गोडाउन लेना पड़ता, ना हमें उसको इंश्योरेंस कराना पड़ता, ना उसकी चोरी होती, ना ही हमें गार्ड रखना पड़ता, ये सारे खर्चे बच जाते ना। तो अब इसमें हम तो यही कर रहे हैं JIT में, तो हम मेटल को स्टोर ही नहीं कर रहे, तो इसलिए हम जो है कैरिंग कॉस्ट को कम करने पर फोकस करते हैं। कैरिंग कॉस्ट, स्टोरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट आर द सेम थिंग, कीप दिस इन माइंड। कैरिंग कॉस्ट, स्टोरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद है, अब ये JIT के बारे में जैसे हमने पढ़ा था कि हम जो है अर्ली मॉर्निंग हम जो है सप्लायर से मटेरियल मंगा लेंगे, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे मटेरियल, हमारे सप्लायर्स के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हों। तो अगर अच्छे रिलेशन होंगे, हेल्दी रिलेशन होंगे, तभी जो JIT है वो सक्सेसफुली जो है चल पाएगी। इंक्रीज इन ऑर्डर कॉस्ट, देखो 2 कॉस्ट होती हैं, एक ऑर्डर कॉस्ट, एक कैरिंग कॉस्ट, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो कैरिंग कॉस्ट कम होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है तो कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी। इसको मैं समझाती हूँ आपको। जैसे क्या हुआ, मैंने बताया आपको कि हम जो है स्टोर मटेरियल को स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, स्टोर नहीं करेंगे तो मतलब हमें वो डेली मंगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें जल्दी ऑर्डर करना पड़ेगा। जल्दी ऑर्डर करेंगे तो हर बार उसे मंगाने में खर्चा आएगा, हर बार ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा हमारे पास, तो उसे बोलते हैं हम ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो अब हमने स्टोरिंग कॉस्ट तो कम कर दी, लेकिन हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गई। तो JIT में आपको यही ध्यान रखना है कि कैरिंग कॉस्ट उसमें कम होती है क्योंकि स्टोर नहीं करते हम, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि हम जो है बहुत रेगुलर बेसिस पर ऑर्डर करते हैं। और JIT में क्या है, डिमांड बेस्ड प्रोडक्शन है। जो हमने प्रोडक्शन करना है, ऐसे ही नहीं कि हमने प्रोडक्शन कर करके रख दिया, नो, हमने पहले प्रोडक्शन के बारे में जो है अंदाज़ा लगाना है, डिमांड कितनी है, सॉरी, हमने डिमांड देखनी है। जितनी डिमांड है, डिमांड के अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्शन करेंगे। डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन नहीं करेंगे। डिमांड कम है, प्रोडक्शन कम करेंगे। डिमांड के बेस पर ही प्रोडक्शन करेंगे और फिर प्रोडक्शन के बेस पर ही हमने परचेज करनी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ JIT सिस्टम। JIT सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करना। ये कौन सी होती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो खर्चा तो करती हैं पर वैल्यू कुछ भी इंक्रीज़ नहीं करती, तो इस तरह की हमने एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करना है ताकि हमारी कॉस्ट कम आए। उसके बाद है शॉर्टनिंग सेटअप टाइम ऑफ मशीन्स, कि जैसे देखो मशीन है, अगर मशीन पे काम करना है वर्कर्स को तो उनको पहले से ही सेट करके रखो। अगर वो पहले से ही सेट करके नहीं रखी हुई हैं तो उनको सेट करने में टाइम लगेगा, पर लेबर को तो पूरी वेजेस देनी पड़ेगी, तो इससे जो है आइडल टाइम होगा और आइडल टाइम की वेजेस जो है वो हमारी कॉस्ट को बेवजह बढ़ा देगी।
उसके बाद और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, स्टोरेज कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना। जैसे मैंने बताया आपको स्टोरेज कॉस्ट क्या होती है, स्टोरेज कॉस्ट है या कैरिंग कॉस्ट है या होल्डिंग कॉस्ट है, एक ही बात है। अब GIT के एडवांटेजेस क्या हैं, फर्स्ट है कि हमने इसमें हैवी स्टॉक मेंटेन नहीं करना, ठीक है। सेकंड है इसमें नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ जो है वो हमने यूज करनी है, क्योंकि वो कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती, सिर्फ खर्चा बढ़ाती है। प्रोडक्शन स्मूथली रन होता है, क्योंकि जितने हमें मेटल की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें जो है उतना ही हम मंगाते हैं। सप्लायर्स के साथ हेल्दी रिलेशन होते हैं तो ईजिली अवेलेबल हो जाता है। रिस्क और अनसर्टेनिटी के चांसेस जो है कम हो जाते हैं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या है GIT का, ओवरहेड कॉस्ट कम हो जाएंगे हमारी, वेस्टेजेस कम हो जाएंगे हमारी और कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। लास्ट टेक्निक जो है हमारी है वो है ज़ीरो इन्वेंट्री सिस्टम। ये GIT की तरह ही है, बस इतना फ़र्क है कि GIT में जो इन्वेंट्री का लेवल है उसे हम बिल्कुल मिनिमम रखते हैं, लेकिन ज़ीरो इन्वेंट्री सिस्टम में तो इन्वेंट्री लेवल को हम ज़ीरो ही कर देते हैं। तो ये GIT की तरह ही है, बस माइनर सा डिफरेंस यही है कि GIT में इन्वेंट्री लेवल को हम मिनिमम रखते हैं और ज़ीरो इन्वेंट्री सिस्टम में हम इन्वेंट्री लेवल को ज़ीरो रखते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स आपकी कवर हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच।